हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन में टाइप 3 को शुरू किया था और वहाँ पर हम लोगों ने टाइप 3 में कुछ सवालों को सॉल्व भी कर लिया था। तो जो भी सवाल बचे हुए हैं उन सारे सवालों का सॉल्यूशन आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 109 के साथ। क्वेश्चन नंबर 109 को देखिएगा, ये टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 109। पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइप 3 में 108 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 109 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, वृत्तखंड की जगह पे ना त्रिज्यखंड होगा, क्योंकि सवाल में बोला गया वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे त्रिज्यखंड पे 40 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्तखंड की जगह पे त्रिज्यखंड आप लिख लीजिएगा। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछता तो चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो जाती, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने ओरिजिनल सवाल को भी देखा है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वृत्तखंड की जगह पे त्रिज्यखंड आप लिख लीजिएगा। हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2-3 तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। पहला आपसे पूछे जा सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दे दी जाएगी, चाप की लंबाई दे दी जाएगी, तब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है। चौथा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वृत्तखंड की परिधि के द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कुल मिलाकर 3 से 4 तरह के सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड देखने को मिलेगा। लेकिन कभी भी आपसे ये पूछे ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा या फिर त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, जब भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा या त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ऐसे सवालों में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज करना है और चुटकियों में आप सवालों को सॉल्व कर लोगे 2 से 3 सेकंड के अंदर। वैसे हमें पता ही है कि आप लोगों ने इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद कर रखा है, लेकिन हर सवाल में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। सवालों को आप खुद अपने दिमाग से सॉल्व कीजिए कि कैसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, डायरेक्ट कैसे कंसेप्ट लगाए जाते हैं, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो इस तरीके से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो। सवालों के ऊपर हम लोग आएंगे, चुटकियों में सवालों को सॉल्व करेंगे। 2 से 3 सेकंड का ये सवाल है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जिन्हें वृत्तखंड के बारे में नहीं पता होता है, त्रिज्यखंड के बारे में नहीं पता होता है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो थोड़ा सा हम लोग उस टॉपिक पे ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देख लीजिएगा, वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है। अगर मान लीजिए हमसे वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वृत्तखंड का। अगर हमसे त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ना इसी सवाल में जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 109 में, अगर हमसे वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल बोलता है निकालने के लिए, तब कैसे निकालते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या अंतर होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और एक सर्कल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा एक सर्कल है और यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर O है। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं आप खींच सकते हो, लेकिन सभी त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह इस सर्कल की रेडियस कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वह भी हमारा इस सर्कल की रेडियस कहलाएगी। अब मान लीजिए इस सेंटर पर यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इन 2 पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इन 2 पॉइंट को, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आपका होगा ना, वह इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कहलाएगी, इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कहलाएगी। और ये जो शेष हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला घिरा हुआ क्षेत्रफल, जो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच वाला जो सतह है, ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। अच्छा, ये कौन सा त्रिज्यखंड कहलाएगा, तो ये आपका ना लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। इसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि 2 त्रिज्याओं के बीच का जो सतह होता है चाप के बीच में, वही हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो अगर हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछने के लिए अगर बोला है, किसी वृत्त की त्रिज्या दे दी जाएगी और त्रिज्यखंड पे बने कोण अगर दे दिए जाएंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप आसानी से पता कर सकते हो। ये वाला सतह जो है वह हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया सवाल में कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 40 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, ऊपर वाला जो ये सतह आप देख रहे हो, ये जो खाली पार्ट है, ये भी त्रिज्यखंड ही है, बस ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये हमारा कौन सा त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये भी ऊपर वाला जो सतह है वो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है, और नीचे वाला जो सतह है ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। अब अगर मैं वृत्तखंड की बात करता हूँ, तो मान लीजिए ये सर्कल है हमारा और इस सर्कल का सेंटर भी O मैंने ले लिया। आप चाहो तो O डैश ले सकते हो, कुछ भी। अब यहाँ से मैं एक रेडियस ले लेता हूँ और यहाँ से भी मैं एक रेडियस ले लेता हूँ। दोनों रेडियस की लेंथ समान होगी, ये बात आप सबको अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले सतह की बात करूं तो ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा, ये आप सबको अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर मैं वृत्तखंड के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि हमारा वृत्तखंड क्या होता है, तो इन 2 पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। अगर इन 2 पॉइंटों को अगर आप इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे, यहाँ से अगर आपने एक जीवा खींच दिया है और इन जीवा को आपस में इस तरीके से आप ज्वाइंट कर देते हो, मिला देते हो,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीवा के बाहरी सतह पे ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाता है। ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है, ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है। लेकिन ये कौन सा वृत्तखंड कहलाएगा, तो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, क्योंकि छोटा वाला हिस्सा है। ये हमारा वृत्तखंड है, लेकिन कौन सा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। इसके ऊपर वाला ये सारा पार्ट आप देख रहे हो, ये भी हमारा वृत्तखंड ही है, लेकिन ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अगर आपने कॉर्ड को यहाँ से हटा दिया, एक जीवा को ऐसे ले लिया, तो ये हमारा पूरा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, और ये हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल हमसे पूछा जाएगा, तो सब आप सबको पता होगा, फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूला से इस सतह का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमसे पूछता कि बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। मतलब इस पार्ट का अगर एरिया आपसे पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकता हूँ। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल मैं पहले निकालूंगा, और उस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपने वृत्तखंड के बारे में समझा, त्रिज्यखंड के बारे में समझा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया है। तो अब आइए हम अपने सवालों के ऊपर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 109 हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बस आपको एक काम करना है कि वृत्तखंड के जगह पे, ये जो अपने सवाल में वृत्तखंड लिखा हुआ है, इस वृत्तखंड के जगह पे आप ना त्रिज्यखंड लिख लीजिएगा, त्रिज्यखंड लिख लीजिएगा, वृत्तखंड के जगह पे आप त्रिज्यखंड लिख दीजिएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि सवाल में दिया गया है एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, और इस सर्कल का सेंटर आपने ओ ले लिया है। इस सर्कल की रेडियस अपने को सवाल में दिया गया है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल के त्रिज्यखंड पे 40 डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा, ये भी हमारा त्रिज्या है, तो ये भी 21 हो जाएगा। अब इसके त्रिज्यखंड पे 40 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान है, आप सबको अच्छे से पता होगा। ये हमारा डिस्टेंस जो है, ये हमारा चाप की लंबाई है, ये हमारा लघु चाप की लंबाई है, और ऊपर वाला दीर्घ चाप की लंबाई है। तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वो आसान तरीका है, अपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस फॉर्मूला से आप इस सतह का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो। लेकिन उस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। देखिए ऐसे आप जनरली सवालों को देख के कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देख लीजिएगा। एक बात बताइए हमें सबसे पहले कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर होता है। कोई भी बड़ा वृत्त हो, छोटा वृत्त हो, सब वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर ही होता है। लेकिन ये इस वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है और कब होता है, ये तब होता है जब उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा हो। और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अगर बन रहा है, तो 360 डिग्री का कोण अगर बन रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि वो एक पूरा वृत्त बना रहा है। यानी कोई भी गोलाकार वस्तु यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है किसी भी फिगर में, तो उसका एरिया जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, चूंकि गोलाकार होता है। केंद्र पर एक ही जगह पर अगर 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, एक ही पॉइंट पर अगर 360 डिग्री का अगर कोण बन जाएगा, तो वो गोलाकार वस्तु कहलाएगी, यानी वृत्त के शेप में आ जाएगी, और उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है, अगर किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो ये तभी होगा जब उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह पाई आर स्क्वायर होगा। किसी भी वृत्त के केंद्र बिंदु पर अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी अगर केंद्र पर इतने डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए अगर केंद्र पर सिर्फ 40 डिग्री का कोण बन जाए, अगर केंद्र पर सिर्फ 40 डिग्री का कोण बन जाए, तो इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, बस मुझे ये जानना है। तो अब मुझे चाहिए क्या कि मैं केंद्र पे 40 डिग्री का कोण बनाना चाहता हूं। अगर केंद्र पर इतना डिग्री का कोण बनेगा तब तो एरिया इतना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बने, सेंटर पर यहां पर अगर 40 डिग्री का कोण बने, तब इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो वृत्त कहलाएगा त्रिज्यखंड, इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा ये मुझे जानना है। मतलब ये हमने को पता है कि 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर बनता है। केंद्र पर 360 डिग्री का अगर कोण बने तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर केंद्र पर सिर्फ 40 डिग्री का कोण बने, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना कहलाएगा, इस वृत्त वाले हिस्सा का क्षेत्रफल कितना होगा ये मुझे जानना है। यानी इस 360 डिग्री को अगर मैं 40 डिग्री बनाना चाहता हूं, तो इस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अपने को पता है कि अगर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बने, अगर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बने, तो उस सतह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के केंद्र बिंदु पर अगर 360 डिग्री का कोण बने, तो उस सतह का यानी उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर वृत्त के केंद्र बिंदु पर 40 डिग्री का कोण बने, तो उस सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, उस वृत्त का
क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें जानना है। तो मैं क्या करता हूं कि इस 360 डिग्री को मुझे 40 डिग्री बनाना है। इस 360 डिग्री को मुझे 40 डिग्री बनाना है। तो आप सोचिए 40 डिग्री ये कैसे बनेगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, इस 360 डिग्री को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूं तो इधर भी मुझे 9 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। जो क्रिया आप इधर कर रहे हो वही क्रिया आपको इधर भी करना होगा, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, चूंकि मुझे 40 डिग्री की वैल्यू जानना है और 360 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं 9 से डिवाइड कर देता हूं। अगर आपने इधर 9 से डिवाइड किया है तो इधर भी आपको 9 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है कितने बार में, 40 बार में, यानी कि ये 40 डिग्री की वैल्यू अपने को मिल गया है कितना, यानी उस सेगमेंट का जो एरिया होगा वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। अगर किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना कहलाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर उसी वृत्त के केंद्र बिंदु पर 40 डिग्री का कोण बने तो उस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपके पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, बस निकाल दीजिए, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस सेगमेंट का एरिया आपको मिल जाएगा। यानी इस सेगमेंट का जो एरिया हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। अब अपने को यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें जानना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। पाई आर स्क्वायर मतलब कि अच्छा पाई के रूप में दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, पाई के रूप में नहीं है, सीधा इंटीजर वैल्यू है, तो पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होता है 22/7, यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना है, और आर की वैल्यू अपने को पता ही है 21 × 21 है, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, 9, यही हो जाएगा। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। 7 तिया 21, ठीक है, 3 तिया 9, और 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, 22 7 कितना होता है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे ये पूछ दे कि बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि त्रिज्यखंड पर बने कोण दे देगा, तब आपसे पूछा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को कितना होगा। तो इसी फॉर्मूला से सवालों को आसानी से सॉल्व करना है। देखिए ये पहली सवाल में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने चीज़ों को इतना समझाया है। बाकी ये सवाल मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का है। अपने को ये चीज़ पहले से पता है, बस हमें ये पता करना है कि इसके रिस्पेक्ट में 40 डिग्री की एरिया क्या होगा, ये मुझे जानना है। तो आप इसे इंडिविजुअली आराम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल को आपने अच्छे से समझा होगा, और इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो चीज़ों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110। सवाल में दिया गया उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। अब बताइए ये सब सवाल बताने लायक तो है नहीं। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। अच्छा बताइए ये सवाल सॉल्व करने लायक है क्या, नहीं। हमें पता है अगर किसी भी वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है, अगर कोई वृत्त है जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी, और व्यास पूछा है तो 28 सेंटीमीटर होगा। तो व्यास परिधि यानी सरकमफ्रेंस 8.8 सेंटीमीटर है, मींस की रेडियस 1.4 सेंटीमीटर होगा, तो डायमीटर कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सब सवाल बताने लायक है नहीं, है कि नहीं। इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर कहा एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, उसका व्यास कितना होगा। अब बताइए, फिर से वही सवाल है, ये सब सवाल भी बताने लायक नहीं है। देखिए एक बात आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, सर्कल भी एक ट्रिपलेट ड्रॉ करता है। सरकमफ्रेंस, रेडियस, एरिया, ये सब एक ट्रिपलेट बनाता है। तो इस तरह के जब भी सवाल आपसे पूछें, देखिए ये सवाल किससे नहीं आता होगा, बस इंटीजर वैल्यू न्यूमेरिकल डिजिट को देख के आंसर कैसे पता करना है वो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि सर्कल भी एक ट्रिपलेट बनाती है। जैसे देखिए सर्कल का एरिया दिया गया है 616, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ओह सॉरी, पाई आर स्क्वायर बराबर अगर इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो हमसे पूछा जा रहा है ये बताइए उस सर्कल का डायमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले रेडियस निकाल दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, इतना हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर को आप हटा दीजिए ना यूनिट को। अब 22 से आप इसे काट सकते हो कितने बार में, आप 11 से काट दीजिए। 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक 66, ठीक है। 2 से अगेन ये कट जाएगा कितने बार में, 28 बार में, ठीक है। तो 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 8 56 के 6 बाकी 5, 7 दूना 14, 14 5 होता है कितना, 14 5 19 होता है ना, 14 5 19 यानी 196। तो आर की वैल्यू आपको मिल गया है कितना 14। आर की वैल्यू 14, तो 2r कितना होगा, डायमीटर हमसे पूछा जा रहा है तो ये 28 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये सब चीज़ें सॉल्व करने लायक नहीं है। बस क्षेत्रफल आपने देखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112। सवाल में कहा उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है और जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाना है, ठीक है। एक वृत्त है जिसकी परिधि सवाल में दिया गया है आपको 440 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल लेंथ जो है वह 440 मीटर है। अब सवाल में बोला गया है कि इस वृत्ताकार
उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। कहाँ से? बाहर से बनाया गया है, इधर से बनाया गया है। यानी अपने को चाहिए इस सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल अपने को चाहिए। और सवाल में ये भी दिया गया है कि इसकी चौड़ाई जो है, यानी इस रास्ते, इस पथ की जो चौड़ाई है, ये वाला डिस्टेंस, ये 7 मीटर है, ये आपका 7 मीटर है, ये सवाल में दिया गया है। जबकि ये जो छोटा वाला वृत्ताकार वृत्त देख रहे हो, इस वृत्त की परिधि सवाल में दिया गया है कितना है? 440 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी रेडियस हम लोग पता कर लेते हैं, इसका रेडियस पता कर लेते हैं, क्योंकि इसकी परिधि दिया गया है। तो किसी भी वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब ये 2πr की वैल्यू अपने को दिया गया है 440 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r बराबर ये हो जाएगा 440, राइट। अब देखिए 22 दूना 44 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ से रेडियस अपने को मिल गया है 70 मीटर। रेडियस अपने को मिल गया है 70 मीटर। मीन्स ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वह 70 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वह 70 मीटर है। अब मुझे ये जानना है कि ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना होगा, यानी ये जो बड़ा वाला सर्कल बनेगा। अच्छा, इन दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु एक ही होगा, संकेंद्रीय वृत्त ये कहलाएगा। तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है कि इस रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 70 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? 77। स्मॉल आर बराबर 70 है और कैपिटल आर बराबर 77 हो जाएगा, राइट। अब आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू भी आपके पास है, यानी स्मॉल आर बराबर हो गया है 70 मीटर एंड कैपिटल आर बराबर हो गया है 77 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर पथ वृत्ताकार है तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल होता है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले सेशन में प्रूव करके बताया था। अब कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है आपके पास है। अब इसे ना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसे आप लोग लिख सकते हो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऐसे हम लोग इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 22/7 इंटू, अब बताइए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? आपको 7 का अंतर है, ठीक है, 7 इंटू इन दोनों का सम कितना है? तो 70 प्लस 77 कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा, यही होगा ना, 147। बस यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल होगा इतना, वर्ग मीटर है या वर्ग सेंटीमीटर? अच्छा ये सब मीटर में है तो वर्ग मीटर, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल इतना होगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट आपका कितना होगा? 4, 7 दूना 14। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 4 बन रहा है। तो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। 147 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2200 प्लस 1100 यानी 3300 से थोड़ा सा कम उत्तर आपका होने वाला है। और दोनों ही ऑप्शन 3300 से थोड़ा सा कम ही है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 147 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर आपका हो जाएगा कितना? 3234 वर्ग मीटर, 3234 वर्ग मीटर, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 3234 वर्ग मीटर। और ये तुम्हारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने पिछले सेशन में भी सॉल्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। कहा एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की परिधि हमसे पूछा जा रहा है, तो ये सवाल मुझे आपको बताना है। देखिए अर्धवृत्त क्या होता है? एक वृत्त को बीचों बीच आप काट दीजिए इस तरीके से, और ये इस सेंटर हमारा है तो ये व्यास होगा। तो ये ऊपर में भी एक अर्धवृत्त बन गया है, नीचे भी एक अर्धवृत्त बन गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा। तो देखिए व्यास जो होता है वह किसी भी वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अगर क्षेत्रफल की बात होती तो मैं ये कहता कि जितना क्षेत्रफल ऊपर वाला का होगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे वाला का होगा। सिमिलरली जितना परिधि ऊपर वाला का होगा उतना ही परिधि नीचे वाला का होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मुझे वृत्त की परिधि निकालना है और पूरे परिधि आप निकाल दीजिए और उसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या ये एक हिस्से का परिधि होगा? क्या नहीं होगा। अगर सर्कमफ्रेंस पूछा जा रहा है, इस सेमी सर्कल का सर्कम आपसे पूछा जा रहा है, तो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वह होता है पाई आर प्लस 2r। ये बात आप सबको ध्यान रखना है। वृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वह होता है पाई आर प्लस 2r। ये बात आप सबको ध्यान रखना है, पाई आर प्लस 2r। अब आपके पास कितना है? ये जो सवाल अपने को दिया गया है इसमें रेडियस व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर। ये वाला पूरा डिस्टेंस, इस वृत्त का व्यास जो है डायमीटर जो है वह 28 है, तो रेडियस जो होगा वह 14 हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है, ये हो जाएगा। अच्छा सवाल जो है वह किस में है? पाई को सॉल्व करना होगा। तो अच्छा आप चाहो ना तो दोनों तरफ से आर को कॉमन कर सकते हो ना, ठीक है। आर को अगर हम कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? पाई प्लस, रहने दीजिए, पुट ही कर दीजिए। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर देते हैं इंटू आर की वैल्यू अपने को पता ही है 14 है। अब प्लस ये हो जाएगा कितना? ये हमारा 14 है और ये हमारा हो जाएगा 28। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 अब प्लस 28 कितना हो जाएगा? 44 प्लस
28, 8 4 12 का 2 बाकी 1 4 2 6 1 7 72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या मीटर है देख लीजिएगा। यानी अर्धवृत्त का जो व्यास कहलाएगा वह कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बस यहाँ पे सक्सेसिव लगाना है। अगर किसी वस्तु को x% से बढ़ा देते हो और फिर उसे x% से अगेन बढ़ा देते हो तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है ये बताइए। अगर किसी वस्तु को पहले आप x% से बढ़ाते हो और अगेन आप उसे x% से ही बढ़ाते हो तो उस वस्तु के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आप हमें बताइए। उस वस्तु के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आप हमें बताइए। तो बस यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। यहाँ पे जब सक्सेसिव आप लगाओगे तो यहाँ पे कौन सा सक्सेसिव होगा, प्लस x% वाला होगा। तो ये हो जाएगा पहले 5% बढ़ा है फिर अगेन 5% बढ़ा है तो ये हो जाएगा +5 अब प्लस चूँकि दोनों प्लस ही में है तो ये हो जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100%। यानी उस वृत्त की त्रिज्या, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को आपने 5% से बढ़ा दिया है तो उसके क्षेत्रफल में कुल इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा उत्तर आ जाएगा 10.25%। यानी यदि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को आपने 5% से बढ़ाया है तो उसके क्षेत्रफल में कुल इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। एक तो तरीका ये आप ऐसे सक्सेसिव लगा सकते हो। लेकिन अगर हमसे यही पूछा जा रहा है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को आपने 5% से बढ़ाया है तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या अगर हमें ये जानना है तो आप चाहो तो कोई इंटीजर वैल्यू लेके भी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, ये सब आप सबको अच्छे से पता होगा, है ना। पाई, चूँकि पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है तो वो कट जाता है। अगर मुझे ये जानना है तो मैं क्या करता हूँ कि एक वृत्त की त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ, एक हमारा कैपिटल R है, एक हमारा स्मॉल r है। कैपिटल अच्छा इधर मैं ले लेता हूँ स्मॉल r और इधर मैं ले लेता हूँ कैपिटल R। स्मॉल r को मैंने पहली वृत्त जो छोटी वृत्त है उसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया 100 और बड़ी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इससे 5 सेंटीमीटर अधिक है। चूँकि वृत्त की त्रिज्या को ही बोला गया है 5 सेंटीमीटर से बढ़ाने, 5% से बढ़ाने, तो पहली वृत्त की त्रिज्या 100 है तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वह नई वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए एंड इसका स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से रेशियो निकल के आ जाएगा कितना, इसके क्षेत्रफल का प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगा वह होगा 10.25%। ये बात आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है। सब छोटे छोटे सवाल हैं, बार बार पूछे जाते हैं और मैंने आपको बताया भी था पिछले सेशन में कि सक्सेसिव कहाँ कहाँ पे हमें अप्लाई करना होता है। परसेंटेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो चीज़ों के गुणनफल से किसी भी चीज़ का परिणाम तय हो तो वहाँ पर हम लोग सक्सेसिव अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। सवाल में बोला गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है चूँकि 7 24 25 सेंटीमीटर है किसी त्रिभुज की लंबाई, तो उसको मैं मान के चलता हूँ कि वह समकोण त्रिभुज ही होगा, वह हमारा समकोण त्रिभुज ही होगा। लेकिन कोण नहीं दिया गया है, फिर भी मैं मान के चलता हूँ वो समकोण त्रिभुज ही होगा। ठीक है, एक त्रिभुज है इस तरीके से और इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई दिया गया है, ये 7 है, ये 24 है, ये हमारा 25 है। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर एक इनसर्कल ड्राइव किया गया है, एक अर्धवृत्त अंतःवृत्त बनाया गया है और इसी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। इनसर्कल रेडियस कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। इस इनसर्कल की रेडियस कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई अंतःवृत्त बना दिया जाए और आपसे ये पूछे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और मैंने प्रूव करके बताया था कि इनसर्कल रेडियस जो होता है वह होता है ट्रेंगल का एरिया डिवाइडेड बाय उसी ट्रेंगल की सेमी पेरीमीटर। मान लीजिए इस ट्रेंगल का एरिया जो है वो हमारा डेल्टा है और ट्रेंगल की सेमी पेरीमीटर जो है वो हमारा एस है, तो इस इनसर्कल की रेडियस जो होगा वह इतना हो जाएगा। यानी स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगा इस ट्रेंगल का एरिया अपॉन ट्रेंगल की सेमी पेरीमीटर। अब तीनों साइड आप सबको अच्छे से पता है तो एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा मैं मान के चलता हूँ ना ये हमारा समकोण त्रिभुज ही होगा, चूँकि ये 7 है, 24 है, ये 25 है। अगर नहीं भी मान के चलते हो, चूँकि तीनों भुजाएं पता है तो हम क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इन सर्कल की रेडियस अपने को जानना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r बराबर एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। तो ये हो जाएगा कितना, एरिया अगर निकालते हो तो ये होगा आधार गुने ऊंचाई बट्टे 2 बरसती 84, यही होगा ना। हाँ, क्षेत्रफल हो जाएगा 84। इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो 25 और 25 प्लस 24 49 7 होता है कितना 56, 56 का आधा यानी कि 28 दिया होता है 84। यानी इस इन सर्कल की रेडियस जो होगा वह 3 सेंटीमीटर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई अंतःवृत्त बनाया गया है और उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो बस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग कर दीजिए तो उस अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत जो है ना वह 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपया है।
इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। इस पर यानी कि जिस क्षेत्रफल पर, जिस जगह पर आपने फर्श लगाया है उसे अगर फेसिंग करना है तो फेसिंग उसके चारों कॉर्नर पर किया जाता है, चारों ओर किया जाता है। देखिए प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्षेत्रफल होता है, प्रति मीटर का मतलब परिधि हो जाएगा या किसी चीज़ की लंबाई होगा, तभी मीटर दे रखा है। तो सवाल में दिया गया है एक गोलाकार कक्ष है, मान लीजिए ना यहाँ पर एक सर्कल नुमा जगह है, अब इसी पे हमें फर्श लगवाना है। तो कहा गया है कि प्रति वर्ग मीटर फर्श लगाने का जो खर्चा है वह 10 रुपया है, प्रति वर्ग मीटर खर्च लगाने का जो खर्चा है वह 10 रुपया है। लेकिन इस पूरे जगह पर अगर आपने फर्श लगाया है तो उसके बदले में आपको कुल मिलाकर 1540 रुपया मिला है। इस पूरे जगह पर अगर आपने फर्श लगाया है तो इसके बदले में आपको कुल मिलाकर 1540 रुपया है। तो मुझे ये जानना है कि कुल कितने सतह पर आपने फर्श लगाया है। तो क्या आप ये जान सकते हो? आपको सर सिंपल सी बात है, आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर प्रति वर्ग मीटर फर्श लगाने की कुल कीमत 10 रुपया है और पूरे जगह पर उसे फर्श लगाने के बदले कुल इतना रुपया मिल रहा है, तो यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उसने कुल कितने सतह पे फर्श लगाया है, यानी कि कुल कितने जगह पर फर्श लगाया है, यानी कि कुल कितने स्क्वायर मीटर पे उसने फर्श लगाया है, ये हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर मुझे जानना है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, यानी कि कुल जो खर्च आपको मिला है उससे प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी इस वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। यानी वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे सतह पर आपने फर्श लगाया है तो उसके बदले में आपको कुल मिलाकर 1540 रुपया मिला है। अगर आप 1 वर्ग मीटर पर फर्श लगाते हो तो उसके बदले में कुल मिलाकर आपको 10 रुपया मिलता है। अगर आप 1 प्रति वर्ग मीटर जगह पर फर्श लगाते हो तो आपको कुल मिलाकर इतना रुपया मिलता है। तो अगर आपको कुल मिलाकर इतना रुपया मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल कितने जगह पर आपने फर्श लगाया है, यानी कि कुल सतह क्या है ये मुझे जानना है। तो बस इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपको पता चला है कि जिस सतह पर फर्श लगाने के बदले में आपको कुल मिलाकर इतना रुपया मिला है उसका कुल क्षेत्रफल जो होगा वह 154 वर्ग मीटर हो जाएगा, 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी इस वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल जो होगा वह 154 वर्ग मीटर हो जाएगा, 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि आप ऐसे मान के चलिए ना कि उस वृत्त की परिधि का कुल खर्च आपको पता करना है जिसका क्षेत्रफल इतना है। यानी कि मान लीजिए इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह सवाल में दिया गया है 154 वर्ग मीटर, ऐसे मान के चलिए जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे ये जानना है कि अगर इस वृत्त की परिधि पर मुझे फेसिंग करना है और जिसकी लागत जो है वह अगर मैं 1 मीटर फेस करता हूं तो इसके बदले में कुल खर्चा जो है वह 6 रुपया है, 6 रुपया प्रति मीटर की दर से फेसिंग चार्ज है। यानी 1 मीटर अगर मैं फेस करता हूं तो उसकी खर्च जो है वह 6 रुपया है। तो अगर इस पूरे सतह पर मुझे फेसिंग करना हो, इस पूरे सतह पर अगर मुझे फेसिंग करना हो तो उसकी कुल कॉस्ट कितनी होगी ये मुझे जानना है। तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो आप इस वृत्त की परिधि आपको निकालना होगा। अगर वृत्त की परिधि आप निकाल लेते हो तो वहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हो कि इस परिधि को फेस करने में कुल कितना कॉस्ट लगेगा, है कि नहीं है। अब मुझे पता है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेडियस निकाल दीजिए। अगर पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, 154 वर्ग मीटर है, 154 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर को आप हटा दीजिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, 22 से ये कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में नहीं, हाँ 7 बार में 22 7 154 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल गया कितना, 7 मीटर, आर की वैल्यू 7 मीटर है। और देखिए ना क्षेत्रफल निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्षेत्रफल निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे, देखिए अगर किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर हो तो उसकी परिधि होता है 44 मीटर, ये बात आप सबको ध्यान रखना है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, रेडियस आपको मिल गया है 7, तो यहाँ से आप उस वृत्त की परिधि निकाल दीजिए 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 इंटू आर, तो ये हो जाएगा 54। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 वर्ग मीटर है तो उसकी परिधि जो होता है, उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वह 44 मीटर होता है। कितना होता है, 44 मीटर होता है। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिधि इतना हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस पूरे वृत्ताकार परिधि की ये वाला जो लेंथ आप पूरा है, इसकी कुल लंबाई जो है वह 44 मीटर है। तो 1 मीटर पेंट अगर आप कर रहे हो तो उसके बदले में 6 रुपया मिल रहा है, तो 44 मीटर पेंट करोगे तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो कुल खर्चा हो जाएगा कितना, 1 मीटर पेंट करने में 6 रुपया है, तो 44 मीटर पेंट करोगे तो कुल मिलाकर इतना रुपया हो जाएगा। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24, 24 2 28, यानी 284 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24, 24 2 कितना होगा, 26 ना, 264 रुपया होगा, 264 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल है, बस चीज़ों को समझना है कि प्रति वर्ग मीटर फेसिंग करने का कुल खर्च जो है, प्रति वर्ग मीटर फर्श लगाने का कुल खर्च जो है वह 10 रुपया है, और पूरे जगह पर अगर आपने फर्श लगाया है तो उसके बदले में आपको कुल इतना रुपया मिला है। तो मुझे ये जानना है कि जिस जगह पर फर्श लगाने की कुल खर्च 1540 रुपया है, उस जगह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उस जगह का क्षेत्रफल, चूंकि जगह वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल मुझे जानना है। तो एक प्रति वर्ग मीटर फर्श लगाने की कुल खर्च 10 रुपया है, और इसके बदले में आपने जिस भी वृत्ताकार सतह पर आपने फर्श लगाया है उसके बदले में आपको कुल इतना रुपया मिला है। तो यहाँ से उस सतह का क्षेत्रफल मुझे जानना है। तो आपको क्या करना है कि कुल खर्च को प्रति वर्ग मीटर के खर्च से आपको भाग करना है, तो उस सतह का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो चूंकि सतह वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, यानी कि 154 वर्ग मीटर। और ध्यान रहे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 वर्ग मीटर है तो उसका सरकमफ्रेंस 44 मीटर होता है। सवाल में आगे दिया गया था कि इस वृत्ताकार सतह जिस पे आपने फर्श लगाया है उसके सतह को आपको क्या करना है, फेसिंग करना है। तो फेसिंग करना है उसके बाहरी वाले सतह का, यानी उसकी वृत्त की परिधि को फेसिंग करना है। 1 मीटर फेस करते हो आप, फेसिंग करते हो, तो उसके बदले में 6 रुपये आपको मिलता है। तो इसके पूरे लंबाई को, यानी इसके सभी सतहों को, पूरे परिधि को अगर फेस करोगे तो उसके बदले में कुल खर्चा कितना होगा ये मुझे जानना है। तो इसके लिए आपको इस वृत्त की परिधि चाहिए। तो परिधि आपने निकाल दिया है 44 मीटर। तो 1 मीटर फेस करने पर कुल खर्च 6 रुपया है, तो 44 मीटर पर फेस करने का कुल खर्च कितना हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है। DAB और BCD कोनों के द्विभाजक क्रमशः x और y पर उस वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। तो XY की लेंथ कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, XY की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर किसी भी वृत्त के अंदर आपने कोई चतुर्भुज बनाया है तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर स्थित हो, लेकिन उस चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष उस वृत्त की परिधि पर स्थित होगा, तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो सवाल में दिया गया है कि उस चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक DAB और BCD वृत्त को क्रमशः x और y बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो XY की लंबाई कितनी होगी आप हमें बताइए। एक बात बताइए, अगर DAB और BCD ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है और उस सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि वह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और उसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल DAB और एंगल BCD, वह उस सर्कल को x और y पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि XY की लेंथ जो होगा वह उस सर्कल की डायमीटर हो जाएगी, और सर्कल की डायमीटर जो होता है वह त्रिज्या की दोगुनी हो जाएगी। तो 2r इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। देखिए क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल में बोला गया है एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है ABCD। इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बनाया गया है ABCD, और किसी भी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है इस प्रकार से, यानी किसी भी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है इस प्रकार से, तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष उस वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी अपोजिट एंगल का सम जो होगा वह 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ऑपोजिट एंगल का सम जो होगा वह हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C, चूंकि एंगल A का अपोजिट एंगल C है, तो एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वह 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वह 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से एंगल B का अपोजिट एंगल D है, तो एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों कोणों का योगफल जो होगा वह भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। साथ ही साथ आगे ये भी सवाल में दिया गया है कि एंगल A और एंगल C जो है वह कोण समद्विभाजक है। DAB मतलब ये कोण, और BCD मतलब कि ये कोण। हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C जो है वह एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि कोण समद्विभाजक है। और ये जो कोण समद्विभाजक है वह इस वृत्त को x और y पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ से अगर आपने कोई लाइन इस प्रकार से खींचा है तो ये एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा और ये एंगल C को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये भी सवाल में दिया गया है कि एंगल C भी जो है वह भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। और यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, ये 2 पॉइंट, ये जो एंगल बाइसेक्टर है AC, वह इस वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, x पर और y पर। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए XY की लेंथ कितना होगा। आप हमें बताइए कि XY की जो लंबाई होगी वह AC के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, XY की लेंथ जो होगा वह AC के बराबर है। और ध्यान रहे कि XY जो बन रहा है ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। और अगर ये हमारा कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक जो होता है वह जिस कोण से गुजरती है उस कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब अगर ये पूरा एंगल Y, मान लीजिए अगर एंगल Y जो है वह हमारा 2 थीटा है और एंगल X जो है वह हमारा 2 अल्फा है, तो ये अगर पूरा कोण 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक जो होगा वह इस कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। उसी तरह से ये पूरा कोण अगर 2 अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा।
अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अभी आपने बताया कि ये चूंकि ABCD जो है वो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है कि इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल C अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो यहाँ से एंगल A बराबर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब इन दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री के इक्वल है मीन्स कि अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो होगा 190 डिग्री के इक्वल होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 कॉमन लोगे तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 90 बार में कट जाएगा। यानी कि 2 जो होगा वह इसको काट देगा कितने बार में, 90 बार में। मीन्स कि अल्फा प्लस थीटा का मान अपने को मिल गया है कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। अब अगर इन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर है तो त्रिभुज ABC को ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर अल्फा प्लस थीटा का मान 90 डिग्री है तो यहां से अपने को यह पता चल गया कि ये एंगल जो होगा वह हमारा 90 डिग्री का होगा। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि व्यास के द्वारा परिधि पर ही 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए XY जो होगा वह हमारा व्यास होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि XY जो होगा वह हमारा डायमीटर होगा। XY जो होगा वह हमारा डायमीटर हो गया, ये बात अपने को पता चल गया है। और अगर ये हमारा डायमीटर है तो डायमीटर तो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है और डायमीटर की लेंथ जो होती है वह होता है त्रिज्या की दुगुनी, यानी कि R प्लस R बोले तो 2R। इस सवाल का उत्तर होगा कि नहीं होगा ये बताइए। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि XY की लेंथ जो होगा वह भी हमारा व्यास के बराबर हो जाएगा। अगर आप इधर से अप्लाई करना चाहोगे तो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री। और कोई भी कोण अगर यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है तो निश्चित तौर पर ये XY जो होगा वह, यानी ये जो XY सीधी रेखा है ये हमारा व्यास होगा, तभी परिधि पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। तो यहीं से D की लेंथ जो होगा वह कितना हो जाएगा, सॉरी XY की लेंथ जो होगा वह 2R के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल भी आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 है ना, क्वेश्चन नंबर 118। सवाल में दिया गया है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि परिधि और व्यास के बीच अंतर जो है वह 15 मीटर का है। परिधि और व्यास के बीच अंतर जो है वह 15 मीटर है। तो किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है वह होता है 2πr और वृत्त का व्यास जो होता है वह त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो सवाल में कहा है एक वृत्त की परिधि जो है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, मतलब कि परिधि और व्यास में अंतर जो है वह कितने का है, 15 मीटर का है। ये सवाल में दिया गया। वैल्यू पुट कर दीजिए। एक वेरिएबल की वैल्यू अपने को पता चल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 22/7, ठीक है, इंटू R माइनस 2R बराबर 15। अब चाहो तो R को कॉमन भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नहीं भी करना चाहोगे तो भी हम सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे। जब इसे आप सॉल्व करोगे, जब इसे अच्छा आप चाहो ना यहाँ से आप कॉमन कर लो R। अगर आप R कॉमन करते हो तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2π माइनस कितना हो जाएगा ये बताए। अच्छा 2R कॉमन कर सकते हैं क्या, 2R कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा पाई और इधर आपका मिल जाएगा कितना, 2R कॉमन कर लीजिए। 2R अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई और इधर बन जाएगा आपका 1 बराबर ये हो जाएगा 15। सिंपल सी बात, अब इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 22/7 और -1 बराबर 15, ठीक है। ये 7 इधर आएगा तो 22 - 7 कितना हो जाएगा 15/7, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2R इंटू 15/7 बराबर 15। 15 से 15 खत्म होगा, ये 7 इधर आ जाएगा तो R की लेंथ जो होगा वह 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर, क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 सवाल में दिया गया है कि एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो अंगूठी की मोटाई क्या होगी, यानी बड़ी वृत्त की त्रिज्या में से छोटी वृत्त की त्रिज्या को माइनस कर देना है। मतलब फिर से वही सवाल है कि जो 2 सर्कल आप बना देते थे तो जो चौड़ाई होता था, यानी अंगूठी का शेप कुछ इसी प्रकार से होता है, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करते थे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल मिलता था। लेकिन अपने से इस रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अंगूठी की मोटाई कितनी होगी, ये वाला शेप पूछा जा रहा है, यानी ये वाला हिस्सा कितना होगा, यानी कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। कहा है कि जो बाहरी परिधि है, आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि जो है वह सवाल में दिया गया है 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। अच्छा, मोटाई हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि कैपिटल R में से। ध्यान दीजिए कि चूंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या जो दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु एक ही होगा तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह स्मॉल r होगा और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह हमारा कैपिटल R होगा और मोटाई जो होगा वह हमारा होगा कैपिटल R माइनस R स्मॉल r। ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को आप माइनस कर दीजिए। बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या,
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 2 पाई दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब सवाल में दिया गया है कि आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि क्रमशः, अपने को सवाल में दिया गया है कितना है, गोलाकार, बाहरी आंतरिक परिधि 22 है, बाहरी परिधि 44 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई को आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 गुने 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 22, यही होगा ना। ठीक है, अच्छा बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को माइनस करोगे तो 44 माइनस 22 22 ही होगा, राइट। ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप पाओगे ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसकी मोटाई जो होगी, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, 7/2 बोले तो 3.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये जो सवाल में दिया गया है किताब में सॉल्यूशन उसे मत देखिए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीका से चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। बस हमें क्या करना था, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अंगूठी की मोटाई क्या होगी। जैसे आप निकालते थे ना कि एक वृत्ताकार पार्क होता था और उसकी चौड़ाई कुछ दी जाती थी, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा चौड़ाई होता था, और हमसे कई बार पूछता था कि बताइए उस पार्क के बाहरी जो रास्ता बनाया गया है उसकी चौड़ाई क्या होगी, ये वाला डिस्टेंस। या कई बार हमसे पूछता था कि इस चौड़ाई का, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस सवाल में भी वही कंडीशन है, बस हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, ये आप हमें बताइए। अब यहाँ पे वृत्ताकार पार्क नहीं बोला गया है, अंगूठी बोला गया है, तो अंगूठी का शेप बिल्कुल इसी तरीके से होता है, एक नीचे वाला सर्कल होता है, एक ऊपरी से बाहर वाला सर्कल बनता है, तो उसकी मोटाई जो होता है वह ये वाला शेप होता है। तो बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को माइनस कर दोगे तो अंगूठी की क्या मिल जाएगा, मोटाई मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से बड़ी वृत्त की परिधि में से हमने छोटी वृत्त की परिधि को माइनस किया है, तो बड़ी वृत्त की परिधि हमारा था कितना, 44, और छोटी वृत्त की परिधि अपना था कितना, 22। तो यहाँ से दोनों को मैंने माइनस किया है, तो 44 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 22। तो चीज़ों को हमने ऐसे सॉल्व किया है, ये सब मेंटली सवालों को आसानी से आप कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120, सवाल में दिया गया है एक गोलाकार बगीचा के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। बताइए, इस तरह के बहुत सारे सवालों हम लोगों ने सॉल्व किया है, फिर से यही सवाल है। ऐसे करके देखिए, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। चलिए, ये हमारा वृत्ताकार बाहरी हिस्सा वाला वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये रास्ता है, और इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। जबकि बोला गया है कि इस बाहरी वाला वृत्ताकार जो बगीचा है इसकी परिधि अपने को दिया गया है सवाल में 220 मीटर है, और इस छोटे वाले जो यहाँ पर जो बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 120 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 को देखिएगा, फिगर थोड़ा सा ठीक नहीं बन पा रहा था। सवाल में कहा है एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, एक गोलाकार बगीचा मैं बनाता हूँ। यहाँ पर एक गोलाकार बगीचा है। अब इस गोलाकार बगीचा के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता बनाया गया है। ध्यान दीजिए, इस गोलाकार बगीचा के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता इस प्रकार से बनाया गया है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। जबकि बड़ी वाली वृत्त की परिधि और छोटी वाली वृत्त की परिधि अपने को सवाल में दिया गया है। बड़ी वाली वृत्त की परिधि हमें चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो अपने को त्रिज्या चाहिए, और तभी हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। तो ये तभी संभव है जब दोनों की त्रिज्याएं पता हो। तो यहाँ पे देखिए, दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु एक ही है, तो ये हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल आर होगा। ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर होगा और ये हमारा स्मॉल आर होगा, यानी कि उस गोलाकार बगीचे की त्रिज्या और ये उस गोलाकार बगीचे को लेकर जो एक चौड़ाई का रास्ता बनाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कैपिटल आर होगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताइए। तो पहले तो त्रिज्या हमें सबसे पहले मालूम करना होगा, तभी हम पता कर सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। दोनों वृत्त की परिधि दिया गया है, बड़ी वृत्त की परिधि और छोटी वृत्त की परिधि। तो दोनों वृत्त की परिधि अगर सवाल में दिया गया है तो यहाँ से हम लोग दोनों वृत्त की परिधि का अंतर निकाल लेते हैं, यानी कि इस रास्ते की चौड़ाई अगर हमें जानना है तो कैसे मिलेगा। तो बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को माइनस कर देंगे, बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को माइनस कर देंगे तो ये हमें रास्ते की चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अपने को क्या मिलेगा, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मिल जाएगा। अच्छा, स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर की वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर,
बड़ी वृत्त की परिधि में से इस छोटी वृत्त की परिधि को अगर आप माइनस करते हो तो बड़ी वृत्त की परिधि 220 है, छोटी वृत्त की परिधि 44 है, तो ये हो जाएगा 220 माइनस 44, इतना हो जाएगा, यही हो जाएगा। बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को माइनस करोगे तो ये मिलेगा इस रास्ते की चौड़ाई। तो यहाँ से आप 2 पाई को अगर कॉमन करते हो तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर ये हो जाएगा कितना, 220 में से 44 को माइनस करते हो तो ये हो जाएगा पहले 20, अगेन ये हो जाएगा कितना 176 राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 2 गुने 22/7 इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर 176 हो जाएगा। ठीक है, 11 से तो वो पक्का कटेगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, 4 से भी ये कट जाएगा कितने बार में, 4 चौका 16। तो यहाँ से अपने को मिला है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू जो है वह कितना होगा 7 चौका 28। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, रास्ते की जो चौड़ाई है वह कितने मीटर की है, 28 मीटर की है। रास्ते की जो चौड़ाई ये वाला डिस्टेंस जो है वह 28 मीटर की है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया जो होता है, एरिया जो होगा इसका, इस एनुअल्स का एरिया, यानी आप इसे रिंग कह सकते हो या इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बोल सकते हो। इसका क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही होता है। आर माइनस आर अपने को पता है, अब केवल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू हमें जानना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को सवाल में ये दे ही रखा है कि इस वृत्त की परिधि जो है वह 44 है और इस वृत्त की परिधि जो है वह 220 है, ये अपने को ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ से दोनों की रेडियस आप पता कर लीजिए ना, 2 गुने 22/7 इंटू स्मॉल आर बराबर ये 44 दिया गया है छोटी वृत्त की परिधि। तो 44 से 44 खत्म होगा, स्मॉल आर बराबर अपने को मिल गया है 7। अच्छा, स्मॉल आर की वैल्यू अपने को मिल गया है 7, तो यहाँ पे जब आप 7 रख दोगे, स्मॉल आर की वैल्यू 7 जब यहाँ पे रख दोगे तो ये हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू अपने को मिल जाएगा कितना 35, राइट 35। स्मॉल आर 7 है, कैपिटल आर जो है वो 35 है, तो वैल्यू आप रख के सवालों को सॉल्व कर दीजिए। ये थोड़ा सा लेंदी मैंने कर दिया है, ठीक है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट यहाँ से स्मॉल आर हमने निकाल दिया है, लेकिन हमें इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते थे कितना 35 मीटर। देन कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करके हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते थे। ठीक है, चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। 22/7 गुने ये हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर। तो 35 प्लस 7, एक तो 42 हो जाएगा, एक हो जाएगा 35 माइनस 7 यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 छक 42। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो 8 छक 48, 8 8 गुना 16, यूनिट डिजिट 6 बन रहा है, यूनिट डिजिट 6 बन रहा है। देख लीजिए कौन सा उत्तर है, 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्या उत्तर बनेगा। 22 गुने 6 अगर आप करते हो, 22 × 5 = 110 होता है, यानी कि 132 गुने 28, 132 गुने 28, तो आपका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा 3692, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3692। देखिए ये सवाल ना इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर कर दिया है ये सब क्या है, ये सब ज़रूरत नहीं था। सिर्फ आपको क्या करना था, अपने को बस हमसे यही पूछा जा रहा था रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो फिगर वगैरह नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए 120 ही था ना, सवाल में हमसे पूछा था रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, चूँकि वृत्ताकार है तो सबसे पहले कैपिटल आर निकाल लेते, 2 गुने 22/7 इंटू कैपिटल आर बराबर ये हो जाता है कितना 220, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22 से इसे आप 10 बार में लपेट दीजिए, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू अपने को मिल गया है 7 × 5 = 35 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगेन स्मॉल आर की वैल्यू निकालते हैं, छोटी वृत्त की परिधि आपको दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 22/7 इंटू स्मॉल आर, ये अपने को दिया गया है कितना 44 मीटर, ये दिया गया है। तो यहाँ से ये खत्म होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना 7 मीटर। अब बताइए कैपिटल आर आपके पास है, स्मॉल आर आपके पास है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 22/7 गुने ये कितना हो जाएगा, एक बार तो इसको देखिए आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि इसे तो आप ऐसे भी ना लिख सकते हो, हम सब ने कई बार ऐसे सवाल आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर एक वैल्यू है 35, दूसरी वैल्यू 7 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 42। एक वैल्यू कैपिटल 35 है और एक वैल्यू जो है वो हमारा 7 है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर 28 हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 42 × 28 बस। अब आप चाहो तो जैसे मर्जी वैसे काट पीट दीजिए, इसे 7 × 42 होता है, यूनिट डिजिट 6 आएगा, या फिर मल्टीप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व कर दीजिए। ये सब पीछे जो हमने सवालों को सॉल्व किया था वो थोड़ा सा फालतू में चला गया था, यानी मैंने रास्ते की चौड़ाई निकाल दिया था, और रास्ते की चौड़ाई से भी आप दूसरी त्रिज्या तो पता ही कर सकते हो, लेकिन उतना करने की क्या ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं 121 की ओर।
कहा है कि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज अंकित है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप हमें बताइए। एक वृत्त के अंदर एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9/√3 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए, एक वृत्त के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है, यानी कि ऐसे करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। पीछे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर किसी भी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया जाए, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हमें चाहिए इस वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो सबसे पहले तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 सेंटीमीटर। a/√3 यूनिट या सेंटीमीटर आप इसे बोल सकते हो। सेंटीमीटर क्यों बोलोगे, क्योंकि यूनिट तो नहीं पता है, तो स्मॉल r की वैल्यू जो होगा वह a/√3 हो जाएगा। तो अगर इस सर्कल की रेडियस अपने को मालूम हो गया है a/√3 है, तो यहाँ से आप एरिया आसानी से पता कर सकते हो सर्कल की, है कि नहीं। अब अपने सवाल में दिया गया है कि इस ट्रायंगल की जो एरिया है वह 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रायंगल की एरिया में जानने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चूँकि अच्छा एक बात बताइए, अगर इस समबाहु त्रिभुज, इस वृत्त की त्रिज्या इतनी है और मुझे ये जानना है कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो कैसे आप निकालोगे। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर r बराबर a/√3 है तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा √3 इंटू r, यानी आप इसे बोल सकते हो r इंटू √3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपने को पता चल गया है अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो होगा वह r√3 सेंटीमीटर होगा। इतना बात अपने को पता चल गया। देखिए, अगर किसी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया हो, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो किसी भी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बना होगा तो उस वृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल r बराबर a/√3, जहाँ a बराबर होता है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ, मतलब कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ये होता है a बराबर। अब मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या आपने को पता है, इस वृत्त की त्रिज्या आपने को पता है। मान लीजिए ये वाला जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया है और इसकी रेडियस अपने को पता है, तो हम कैसे निकालेंगे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ। तो स्मॉल r बराबर अगर a/√3 है तो a बराबर स्मॉल r इंटू √3 हो जाएगा, यानी इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई इतनी हो जाएगी। अब सवाल में दिया गया है इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वह 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और हम सबको अच्छे से मालूम है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने उस समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है वो अपने को पता है r इंटू √3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना। और इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को सवाल में दिया गया है 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस सवालों को अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा कितना, r² इंटू 3, यही होगा ना, ये हो जाएगा आपका r²। देखिए इससे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा r² इंटू 3 बराबर √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, r का स्क्वायर r², और ये हो जाएगा 9 इंटू 4 यानी कि 36। कोई दिक्कत, 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। तो इस सर्कल की रेडियस अपने को पता चला है कितना, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू कितना होगा। अगर r² बराबर 12 है तो r बराबर 2√3 हो जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह इतना हो जाएगा। और वृत्त की त्रिज्या अपने को पता चल गया 2√3 है, तो इसका क्षेत्रफल तो आप आसानी से पता कर सकते हो। क्षेत्रफल क्या पाए के फॉर्म में दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वह कितना होता है, एरिया सर्कल का पाई r² होता है, पाई इंटू r²। r की वैल्यू जो है वह इतना है, तो बस यहाँ पर वैल्यू रखना है पाई, r बराबर इसका स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12, यानी कि कह सकते हैं 12 पाई, 12 पाई हो जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 पाई। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक ठाक सवाल है। खैर रेलवे में पूछा गया है तो रेलवे के स्तर से ये अच्छा ही सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की ओर, 122 को देखिएगा। कहा है कि दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि इतना मीटर, बाहरी परिधि इतना मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई। बस बड़ी वृत्त की त्रिज्या में से छोटी वृत्त की त्रिज्या को माइनस कर दीजिए, यानी बड़ी वृत्त के परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को माइनस करके सवालों को सॉल्व कर दीजिए, कैपिटल R माइनस स्मॉल r मिल जाएगा आपको। यानी बड़ी वृत्त के, चूंकि मैदान की चौड़ाई यानी रास्ते की चौड़ाई अगर आपसे पूछा जा रहा है और मैदान वृत्ताकार है तो रास्ते की चौड़ाई हो जाएगा कितना, बड़ी वृत्त के परिधि में से मैदान की चौड़ाई हमसे पूछा जा रहा है, तो मैदान की चौड़ाई हो जाएगा, मैदान की चौड़ाई हो जाएगा बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को माइनस कर देना है। तो अब अपने को पता ही है, यहाँ से 2 पाई कॉमन कर लेना है,
हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और सवाल में दे ही रखा है बड़ी वृत्त की परिधि में से छोटी वृत्त की परिधि को आप माइनस करोगे तो बड़ी वृत्त की परिधि 144 मीटर और छोटी वृत्त की परिधि जो है वह 88 मीटर है। तो ये हो जाएगा 154 माइनस 88, दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख दीजिएगा तो चीज़ों को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 10.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। 123 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास इतना है तो उस क्षेत्र का परिमाप कितना होगा। यानी कि एक वृत्त है, मतलब कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है यानी कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है वह होता है 2 पाई प्लस आर, यही होता है ना, सॉरी ये होता है हमारा पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। अभी हम लोगों ने इस तरह के सवालों को सॉल्व करा था। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है हमारा इतना। अब वैल्यू आपके पास है, रेडियस है और क्या है, रेडियस है, पाई की वैल्यू अपने को पता ही है, वैल्यू पुट करके सवालों को सॉल्व कर दीजिए, इससे उत्तर आपका आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी 36 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत आसान है, इतना तो कर ही सकते हो आप ना। स्मॉल आर की वैल्यू अपने को देखिए, स्मॉल आर की वैल्यू अपने को पता था 7 मीटर, चूँकि डायमीटर जो है वह 14 है तो स्मॉल आर जो होगा वह 7 होगा। आगे बढ़ते हैं 124 की ओर। सवाल में दिया गया है कि यदि एक कार के पहिए का व्यास इतना सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा, यानी चक्करों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। 88 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है कितना, 1 लाख सेंटीमीटर, हाँ 1 पर 5 जीरो, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का फॉर्मूला बताया था कि जब भी चक्करों की संख्या आपसे पूछे तो n बराबर होता है पहिया के द्वारा तय की गई कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन उस पहिए की परिधि यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। अब सवाल में दिया गया है व्यास दे रखा है यानी स्मॉल आर, चूँकि व्यास जो है वह 56 सेंटीमीटर है तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कितना, 28 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वह 88 किलोमीटर है, तो चक्करों की संख्या कितनी होगी, तो n बराबर हो जाएगा 88 किलोमीटर और रेडियस आपका सेंटीमीटर है। या तो आप इसके रेडियस को किलोमीटर में चेंज कर दीजिए या फिर टोटल डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में ला लीजिए, क्योंकि जब तक यूनिट आपका सेम नहीं होगा तब तक आप नंबर ऑफ राउंड नहीं पता कर सकते हो, चक्करों की कुल संख्या नहीं पता कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस जो है वह किलोमीटर में है और रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है, तो मैं क्या करता हूँ कि डिस्टेंस को भी मैं सेंटीमीटर में ला लेता हूँ। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख लीजिए नहीं तो 1 किलोमीटर बराबर होता है कुल मिलाकर 1 लाख सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है इतना सेंटीमीटर। अगर 1 किलोमीटर इतना सेंटीमीटर है तो इतना किलोमीटर जो होगा वह कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इतना सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब ऊपर में भी सेंटीमीटर आ गया है और नीचे भी हमारा रेडियस सेंटीमीटर में है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो होगा वह 28। अब नीचे भी सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर तो कट जाएगा। अब सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक तो 7 चौका कितना होगा 28 होगा और 22 चौका कितना होता है 22 चौका 88 होता है, तो ये 88 से 88 कट जाएगा तो ऊपर में यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 लाख। अब 2 से इसे अगर काटते हो तो कितना हो जाएगा 50,000, 50,000, ये तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। नंबर ऑफ राउंड जो होगा वह 50,000, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 सवाल में दिया गया है कि 7 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। फिर से वही सवाल है ना कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देना, इसमें कुछ है ही नहीं। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर, अब चूंकि भूमि जो है वह वृत्ताकार है तो उसके चारों ओर जो शेप बनेगा वह भी वृत्ताकार बनेगा, तो उसी रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पूछा जा रहा है हमसे। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, देन एरिया मिल जाएगा। और डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस अपने को दे रखा है। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग, यानी कि स्मॉल आर अपने को पता है। देखिएगा ये जो यहाँ पर वृत्ताकार एक मिट्टी है, अब मान लीजिए ये वाला, ये क्या बोला गया 7 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार भूमि, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, राइट। आगे कहा है कि इस भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो ये हमारा 3.5 मीटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ 3.5 है और ये हमारा 7 है, तो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 + 3.5, यानी कि बोले तो 10.5, यानी स्मॉल आर हमारा 7 मीटर है, कैपिटल आर हमारा 10.5 मीटर है। तो यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी इस सतह का क्षेत्रफल हमें जानना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, मार्ग का
क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी 192.5 सेंटीमीटर, 192.5 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। कहा यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये सब सवाल आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, जीरो लेवल के सवाल है। 127 की ओर बढ़ते हैं। कहा यदि एक वृत्त का व्यास इतना सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए, खुद से सॉल्व कीजिए। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, परिधि दे रखा है तो त्रिज्या आप आसानी से पता कर सकते हो, 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए तो उत्तर निकल के आ जाएगा क्या, 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होता है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोला है तो वृत्त के क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, 19.25 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। जो सवाल मुझे बताने लायक है वो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, तो फालतू का समय बर्बादी। क्वेश्चन नंबर 129 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि एक तार को मोड़ के वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल कितना। देखिए तार तो समान ही है ना, एक तार को मोड़कर वर्ग बनाता है तो उसका क्षेत्रफल 484 वर्ग सीएम। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए। तो सिंपल सी बात है, एक ही वस्तु को मोड़कर आप 2 तरह की चीज़ें बनाना चाहते हो तो उस दशा में उन दोनों चीज़ों का परिमाप आपस में समान हो जाएगा। तार को मोड़कर आपने वर्ग बनाया है, ठीक है, अब उसी तार को मोड़कर आप एक वृत्त बनाना चाहते हो तो तार का जो परिमाप होगा वह वर्ग के परिमाप के बराबर होगा और जो वर्ग का परिमाप होगा वह तार के परिमाप के बराबर होगा और जो वर्ग का परिमाप होगा वह उस वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तार को मोड़कर ही आप एक वृत्त बनाना चाहते हो। देखिए सवाल अच्छे से एक बार समझिए। सवाल में कहा कि तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो तार का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तार को मोड़कर अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो, वृत्त बनाना चाहते हो, तो जो वर्ग का परिमाप होगा, चूंकि वर्ग का परिमाप तार के परिमाप के बराबर है तो वर्ग का जो परिमाप होगा वह वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल कर दीजिए। स्क्वायर का एरिया अपने को पता है तो वहां से आपको मिल जाएगा उस सर्कल की रेडियस एंड देन उसका एरिया आप आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अगर एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है और इसे मोड़कर आप एक वृत्त बनाना चाहते हो तो इस केस में दोनों का पेरीमीटर जो हो जाएगा वह आपस में बराबर हो जाएगा। अब पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं का योगफल, पेरीमीटर मतलब कि इस वृत्त की परिधि, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल अपने को मालूम है कितना है, 484 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये अपने को दे रखा है 484 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 22। अब इसकी भुजा की लंबाई अगर 22 है, इस वर्ग की भुजा की लंबाई 22 है तो इसका परिमाप जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 22। अब इस वर्ग का परिमाप जो है वह बनने वाले इस वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, तो इस वृत्त की परिधि हो जाएगा 2π × r हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप इस वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। बस सवाल को सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 22 चौका होता है 88 बराबर ये हो जाएगा कितना, 2 × 22/7 × r, 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो यहाँ से r की वैल्यू आपको मिलेगा कितना, r की वैल्यू आप निकालोगे, r की वैल्यू हो जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर के है, अगर वृत्त की त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर के बराबर है तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको 6 मीटर होगा। इसमें कुछ था क्या। 131 को देखिएगा, कहा है कि परिधि दे रखा है 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r बराबर ये 22 दे रखा है, तो 22 से 22 खत्म, स्मॉल r की वैल्यू 7/2। क्षेत्रफल आपसे पूछा है πr², तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 × r² यानी कि 7/2 × 7/2। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, 2 से ये खत्म हो जाएगा 11, 11 7 77, 77/2 कितना होता है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ना कि 39.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर जरूर होगा। शायद मैं पीछे 39.5 वर्ग सेंटीमीटर तो नहीं बोल रहा था, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 को देखिएगा, कहा है कि 14 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 cm की वृद्धि हो। बहुत आसान सवाल है। पहले त्रिज्या को आप मान लीजिए, जिसे यहाँ पे देखिएगा, पहले आप त्रिज्या को स्मॉल r की वैल्यू आप 14 ले लीजिए। अब कहा कि यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू पहले 14 था, अब जो 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करोगे तो अब उसी वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह 21 सेंटीमीटर या मीटर हो जाएगी। तो जब वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर था तो उस टाइम की परिधि, और जब वृत्त की त्रिज्या इतनी हो गई है तो इस टाइम की परिधि में अंतर कितना होगा ये आप हमें बताइए। बस अंतर जो होगा, जो अंतर सिंपल सी बात है, इस वृत्त की परिधि कितनी होगी 2π स्मॉल r, इस वृत्त की परिधि कितनी होगी 2π, ये कैपिटल R हो जाएगा।
बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो परिधि में अंतर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए, कुछ भी कह सकते हो। अंतर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r, यही हो जाएगा। 2 पाई तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 इंटू इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, कैपिटल R जो है वह 21 है, स्मॉल r 14 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 7। तो देखिए कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी कि उस वृत्त की परिधि में वृद्धि जो होगी वह 44 सेंटीमीटर की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 133 की ओर। 133 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 133 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो यदि वृत्त का आकार दिया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 129 को हम लोगों ने सॉल्व किया था और वही सवाल क्वेश्चन नंबर 133 में दिया गया है। यानी पहले एक तार को मोड़कर, पहले इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। अब सवाल में बोला गया है कि यदि इसी तार को मोड़कर, जिस तार को मोड़कर आपने वर्ग बनाया है उसी तार को मोड़कर अगर एक वृत्त बनाया जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आप हमें बताइए। इस तार को मोड़कर पहले वर्ग बनाया जाता है जिसकी भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर होती है। अब इसी तार को मोड़कर अगर वृत्त बना दिया जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। एक बात मुझे बताइए, ये जो तीनों फिगर बन रहा है वह इसी मेटल से बना है, इसी चीज से ये तीनों चीजें बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका परिमाप आपस में समान होगा, जिसका जितना परिमाप इसका होगा उतना ही परिमाप इसका हो जाएगा। अब मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वह इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो इसका परिमाप कितना होगा ये बताइए। चूंकि वर्ग है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा इस वर्ग की परिमाप जो हो जाएगा वह 4a होता है, तो ए जो है वह 44 है, तो इस वर्ग का परिमाप इतना हो जाएगा। वृत्त का परिधि कितना होता है, तो वृत्त का परिधि यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होगा वह हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। तो चूंकि एक ही वस्तु से ये सारी चीजें, एक ही मेटल से ये सारी चीजें बन रही है तो इन सब का पेरीमीटर आपस में बराबर हो जाएगा। तार से मोड़कर आपने पहले वर्ग बनाया और फिर उसी तार को मोड़कर अगर आप वृत्त बनाना चाहते हो तो वर्ग का परिमाप जो होगा वह इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से आप पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आसानी से r की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये हमारा होगा 2 गुने 22/7 इंटू r, बराबर ये होगा 2 इंटू 44, 2 इंटू 44, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू 44 ना। 44 से 44 खत्म तो स्मॉल r की वैल्यू होगा 7/4। स्मॉल r की स्मॉल r की वैल्यू कितना हो जाएगा 28 ना होगा, 7/4 कैसे होगा 28 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 की ओर। सवाल में बोला गया है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क जो है वह प्रति वर्ग मीटर 125 रुपया है। क्षेत्रफल निकाल दीजिए और प्रति वर्ग मीटर के खर्च से गुना कर दीजिए, कुल खर्च आपको मिल जाएगा। आसानी सवाल है। एक बात बताइए, अगर किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या जो होगी 28 सेंटीमीटर नहीं, हाँ मीटर दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या जो होगी वह 14 मीटर होगी। और अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 616 वर्ग मीटर के बराबर। ये बात आपको दिमाग में रखना है, नहीं तो आप तो निकाल ही सकते हो, त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर समय को बचाना है तो ये सब काफ़ी कॉमन डाटा है, आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा कि त्रिज्या अगर इतना है तो क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब आगे सवाल में कहा है कि जिस वृत्ताकार मैदान को समतल करना है उस वृत्ताकार मैदान को समतल करने का जो खर्चा है प्रति वर्ग मीटर 125 रुपया है। यानी कि 1 वर्ग मीटर जमीन को समतल करना है ना तो उसके बदले में उसकी मजदूरी जो है वह 125 रुपया है। अगर इतना वर्ग मीटर जमीन को समतल करना है तो उसका कुल खर्च कितना होगा ये हमें जानना है। यानी कि जो कुल खर्चा हो जाएगा मिट्टी को समतल करने का वह कितना होगा, तो 1 वर्ग मीटर मिट्टी को समतल करने का खर्च जो है वह 125 रुपया है। तो 616 वर्ग मीटर जमीन को समतल करने का कुल खर्चा जो होगा वह इतना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा बरछक 72 और इधर ये हमारा 500 से ऊपर हो जाएगा, यानी 7500 से ज़्यादा, 75,000 से ज़्यादा आपका उत्तर होने वाला है। देखिए कोई 75,000 से ज़्यादा है क्या, बहुत सारे ऑप्शन 75,000 से ज़्यादा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 77,000, 77,000 ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ था नहीं। अच्छा ये कौन सा सवाल है, 134 है ना कि 138 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 134 है। ये ध्यान से आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना है कि 134 था। आगे बढ़ते हैं 135 की ओर। 135 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या r यूनिट हो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में x यूनिट की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी, आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। पहले एक वृत्त था ऐसे करके, इसकी त्रिज्या जो था ना वह हमारा स्मॉल r था। पहले इस वृत्त की त्रिज्या जो था वह स्मॉल r था। अब अगर इस वृत्त की त्रिज्या में x यूनिट की वृद्धि कर दी जाए, अब उस वृत्त की त्रिज्या में x यूनिट की वृद्धि कर दी जाए, अब उस वृत्त की त्रिज्या में x यूनिट की वृद्धि कर दी जाए तो अब उसी वृत्त की त्रिज्या जो हो जाती है वह इतना यूनिट हो जाता है। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि उसकी परिधि में कितने की वृद्धि होगी। तो मुझे एक बात बताइए
कि जब जिस समय वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर रही होगी उस समय उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, तो आपको इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उस वृत्त की त्रिज्या को आपने बढ़ा दिया है तो अब उस वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो अभी भी उस वृत्त की परिधि होगी 2 पाई या कैपिटल आर, इतना हो जाएगा, फिर बस यही होगा। अभी दोनों को माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंसेस आएगा वही इसकी वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। प्लस में आएगा तो पॉजिटिव होगा, माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा। तो हमें क्या मिला है, सवाल में बोला गया वृद्धि, तो वृद्धि ही होगा। सॉल्व कर दीजिए, कैपिटल आर की वैल्यू अपने को पता है आर प्लस एक्स है, 2 पाई कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, आर प्लस एक्स, स्मॉल आर की वैल्यू कितना है, 2 पाई कॉमन करोगे तो 2 पाई कॉमन यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू इतना है, ये हो जाएगा बड़ी उस वृत्त की परिधि में वृद्धि, प्लस आर माइनस आर खत्म होगा, तो वृत्त की परिधि में जो अंतर होगा, वृद्धि होगा, वह कितने का होगा, 2 पाई एक्स, ये होगा ना 2 पाई एक्स। ऑप्शन नंबर डी। 136 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 को देखिएगा। देखिए ऐसे सवाल हम लोगों ने पीछे सॉल्व करा है, पीछे ऐसे सवाल हम लोगों ने सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर क्या था हमें याद नहीं है कुछ, लेकिन हमने सॉल्व किया है। सवाल में दिया गया है कि आकृति में एक वृत्त का केंद्र बिंदु O है, अनुभाग O A P B का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सर्कल एक दिया गया है इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक त्रिज्यखंड खींचा गया है और इसका केंद्र जो है वह O है। तो त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि एक सर्कल में 2 रेडियस इस प्रकार से खींच दीजिए। अब चूंकि एक ही सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, लेकिन सभी रेडियस की लेंथ आपस में इक्वल होती है। अब ये वाला जो सतह आप देख रहे हो, ये वाला, अब ये एंगल हमारा दिया गया है x डिग्री, ये सवाल में दिया गया है। लेकिन ये वाला सतह आप ध्यान से देखिएगा, इस सतह को ध्यान से देखिएगा, ये जो खाली पार्ट है इसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारा त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला भी त्रिज्यखंड ही होगा, लेकिन ये हमारा लघु त्रिज्यखंड होगा, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। हमसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू कितना होगा, यानी केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आप हमें बताइए। अब देखिए सवाल में दिया गया है एक वृत्त है और जिस वृत्त का केंद्र बिंदु O है। अब सवाल में कहा है कि इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वह पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वह पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, ये सवाल में दिया गया है। मतलब ये हुआ कि पूरे सर्कल का एरिया अगर 18 यूनिट है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर 18 यूनिट है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 5 यूनिट का होगा। ये भी सवाल में दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, x की वैल्यू क्या होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए मैंने आपको पीछे आपको बताया था कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आप बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है। देखिए एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको बताया है कि अगर वृत्त के केंद्र बिंदु पर अगर किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो निश्चित तौर पर उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर पूरे 360 डिग्री का कोण बना होगा, तभी उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, अगर कोई भी वृत्त है जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो रहा है, तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, तभी उस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह 360 डिग्री होगा। इतना बात अपने को मालूम है, ठीक है। सवाल में दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह 18 यूनिट है। सवाल में अपने को दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह 18 यूनिट है। मतलब अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 18 यूनिट है, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल 18 यूनिट है तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बना होगा। तो आपको कहोगे सर सिंपल सी बात है, 360 डिग्री। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और उसी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतना दे रखा है, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर इतना है तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर इतना डिग्री का कोण बना होगा, तभी वृत्त का क्षेत्रफल इतना आया होगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल कोई इंटीजर वैल्यू दे रखा है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर से ही वो वैल्यू निकल के आई होगी। अगर पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है तो उसके सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता होगा, तभी उस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तब होगा जब उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। सवाल में दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 18 यूनिट है, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 18 यूनिट है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 18 यूनिट है। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल 18 यूनिट है तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बना होगा। और अगर 18 वृत्त का क्षेत्रफल 18 है तो वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर 18 यूनिट है तब भी उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 5 यूनिट हो जाए, अगर उसी वृत्त का क्षेत्रफल 5 यूनिट हो जाए, अगर उसी वृत्त का क्षेत्रफल 5 डिग्री हो जाए, तो वृत्त के केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आप हमें बताइए। ध्यान दीजिए, ये हमारा पूरे सर्कल का एरिया है और ये हमारा पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना यूनिट हो जाए तो त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये हमें जानना है।
अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है 360 डिग्री है, सॉरी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, सवाल में दिया गया 18 है। वृत्त का क्षेत्रफल 18 यूनिट है, मतलब हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 18 यूनिट है, तब भी वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अगर 18 यूनिट है तो वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर उसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर इतना यूनिट हो जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से एंगल 360 डिग्री मत लीजिए, मैं इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अगर मान लीजिए इस सतह का क्षेत्रफल अगर 5 यूनिट हो जाए, इस सतह का क्षेत्रफल अगर 5 यूनिट हो जाए तो इसके केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये मुझे जानना है। तो आपको सर सिंपल सी बात है, 18 की वैल्यू अगर 360 डिग्री के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगा वह 20 डिग्री के बराबर होगा। 18 दूना 36 होता है, यही होता है। तो 1 यूनिट अगर इतना के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू जो होगा वह 100 डिग्री के बराबर होगा और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि उस त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो होगा वह 100 डिग्री होगा, यही तुम्हारा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अभी आपने कहा कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल 18 यूनिट है तो वृत्त के केंद्र बिंदु पर इतना डिग्री का कोण बनेगा। यदि उसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो जाए तभी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन ये हमारा वृत्त तो नहीं बन रहा है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना यूनिट हो जाए तो उसी वृत्त के केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर किसी इस त्रिज्यखंड का, इस सेगमेंट का एरिया अगर इतना हो जाए तो उस सेगमेंट के सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इतना डिग्री का कोण बनेगा और यही सवाल का उत्तर है। जब भी इस तरह के सवाल हो इसी कॉन्सेप्ट से सवालों को सॉल्व करना है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी ट्रेडिशनल तरीका तो आपके पास है, आसानी से चीज़ों को सॉल्व करोगे फॉर्मूला वगैरह से। आगे बढ़ते हैं 137 की ओर। देखिए ना, 1-2 सवाल और आपको देखने को मिलेगा इसी कॉन्सेप्ट बेस। अच्छा, फिगर में दिया गया था, देखिएगा अनुभाग ए ओ। मैंने फिगर यहाँ पे शायद आपको नहीं समझ आ पाया था, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136 था ना, यहाँ पे सेंटर ओ था और ये हमारा त्रिज्यखंड होता है, ये हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड जो होता है वह 2 त्रिज्याओं के बीच वाला सतह ये अपने को, ये एंगल अपने को दिया गया था x डिग्री। अच्छा, ये हमारा ए था, ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट था, ये क्या था, ओ ए पी, ये पॉइंट हमारा पी था और ये पॉइंट हमारा बी था। तो इसे हम लोग पूरा त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या हमारा है, ये सेगमेंट हमारा है। ठीक है, अच्छा, ये ए बी जो है यहाँ से आप ये वाला देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या होता है, आर्क की लेंथ कहलाता है। आर्क की लेंथ कहलाता है, यानी बोले तो चाप की लंबाई, बोले तो चाप की लंबाई, ये हमारा चाप की लंबाई कहलाता है। शायद मैंने पीछे एक्सप्लेन नहीं किया था, शायद भूल गया होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये चीज़ है। ये हमारा जो है वो आर्क की लेंथ है, ये हमारा रेडियस है। एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती है लेकिन सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो इसका एरिया सवाल में दिया गया था, पूरे सर्कल के एरिया का 5/18 टाइम होगा, यानी सर्कल का एरिया 18 होगा तो इसका 5 हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने x की वैल्यू निकाला था 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री ना निकाला था, 100 डिग्री, और ये तुम्हारा उत्तर था। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर था। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 136 है। अब देखिए कैसे हम सवालों को आसानी से सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 को देखिएगा। सवाल में यहाँ पे भी वही है, कहा एक किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/5 है। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है चाप की लंबाई दिया गया है, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। तब भी हम सवाल को उसी तरीके से बनाएंगे। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई दे दे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दे, कुछ भी दे देगा, तरीका हमारा एक ही होगा। सेम ही तरीके से सवालों को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे बोला गया एक सर्कल है, इस प्रकार से एक सर्कल बनाया गया है, ऐसे करके एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर हमारा वो है, ऐसा कुछ भी मैं मान लेता हूँ जो कि सवाल में नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप एक सेगमेंट बना दीजिए, एक त्रिज्यखंड बनाइए। चलिए एक मैं त्रिज्यखंड बना देता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल जो है ना वो हमारा थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये हमें जानना है, जबकि ये सवाल में आगे दिया गया है कि ये जो आर्क की लेंथ है, ये वाला जो चाप की लंबाई आप देख रहे हो, इसका नामकरण मैं कर देता हूँ। ये हमारा ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है और ये पॉइंट मान लीजिए आपका क्या है, बी है। ठीक है, तो ए पी बी की जो लेंथ है, ए पी बी की जो लेंथ है, इस चाप की जो लंबाई है वह पूरे वृत्त के परिधि के कितना दे रखा है, 2/9 है। यानी इस पूरे वृत्त की परिधि अगर पूरे वृत्त की परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस अगर आपका 9 यूनिट होगा। अगर पूरे वृत्त की परिधि यानी कि पूरे 2πr अगर आपका 9 यूनिट होगा तो यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई जो होगा वह 2 यूनिट होगा। इस चाप की लंबाई बोले तो ए पी बी, इस चाप की लंबाई बोले तो ए पी बी की लेंथ जो होगा वह 9 यूनिट होगा। ये सवाल में दिया गया है। सॉरी, चाप की लंबाई जो होगा वह 2 यूनिट होगा। चाप की लंबाई जो होगा वह 2 यूनिट होगा। पूरे वृत्त की परिधि अगर 9 यूनिट है, पूरे वृत्त की परिधि अगर 9 यूनिट है, मतलब 2πr अगर 9 यूनिट का है, तो इस चाप की लेंथ जो होगा वह पूरे वृत्त की परिधि का 2/9 है। तो पूरे वृत्त की परिधि अगर 9 यूनिट है तो इस चाप की लंबाई जो होगा वह 2 यूनिट का होगा। ठीक है,
तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसी त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी भी वृत्त की परिधि आप निकालना चाहते हो तो 2πr होता है, और किसी भी वृत्त की परिधि 2πr तब होता है जब उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बने। किसी भी वृत्त की परिधि जो होता है वह 2πr तभी होगा जब उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बन रहा हो। अब उसी तरह से जैसे हम लोगों ने क्षेत्रफल को लेकर सवाल को सॉल्व किया था कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल πr² तभी होगा जब उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर किसी वृत्त की परिधि 2πr है तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण निश्चित बना होगा। ठीक है, अब सवाल में बोला गया है कि वृत्त की परिधि जो है वह 9 यूनिट की है। वृत्त की परिधि जो है वह 9 यूनिट है। अगर वृत्त की परिधि हमारा 9 यूनिट है तो वृत्त के केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बना होगा, तो 360 डिग्री का कोण बना होगा। अभी मैंने आपको कहा कि अगर वृत्त की परिधि 2πr है तो निश्चित तौर पर उस वृत्त का केंद्र बिंदु जो होगा वह 360 डिग्री का बना होगा। यानी अगर किसी वृत्त की परिधि 2πr है तो निश्चित तौर पर उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बना होगा, तभी उस वृत्त का परिधि 2πr होगा। 2πr की वैल्यू अपने को सवाल में दिया गया है 9 है, यानी किसी वृत्त की परिधि अगर 9 यूनिट है तो उस वृत्त के केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बना होगा, 360 डिग्री का कोण बना होगा। अब उसी वृत्त की परिधि की लंबाई अगर 2 यूनिट हो जाए, अगर उसी वृत्त की परिधि की लंबाई यानी यहां से यहां तक इस चाप की लंबाई अगर 2 यूनिट हो जाए तो इस सेगमेंट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर जो त्रिज्यखंड बन रहा है इस त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आप हमें बताइए। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर 9 की वैल्यू 360 डिग्री है, अगर 9 यूनिट की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है तो 1 यूनिट जो होगा वो 40 डिग्री के इक्वल होगा। तो अपने को चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू जो होगा वो 80 डिग्री होगा और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस थीटा की लेंथ, थीटा की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, 80 डिग्री होगा और यही तुम्हारा उत्तर होगा। यानी कि इस त्रिज्यखंड पे, इस वृत्त के केंद्र बिंदु पर यहाँ पर जो सेगमेंट त्रिज्यखंड बन रहा है इस त्रिज्यखंड पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा और यही इस सवाल का उत्तर है। कभी भी इस तरह के सवाल पूछे, यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे देगा कुछ भी, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का इतना भाग है, या चाप की लंबाई दे देगा, पूरे इस चाप की लंबाई पूरे वृत्त की परिधि की इतनी है, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो बस इसी तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। बस यही, सर्कल का एरिया πr² तब होता है जब वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बने, वृत्त की परिधि 2πr तभी होता है जब वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बने। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर जितना एंगल बनता है वो निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 138 की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा। 138 देखिएगा, ये टाइप 3 का आखिरी सवाल है। सवाल में दिया गया है एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बस कुछ नहीं है, दोनों का परिमाप आपस में समान हो जाएगा। एक तार है इस तरीके से, अब इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये आप हमें बताइए। सबसे पहले तो इस बनने वाले वृत्त की त्रिज्या हमें जानना होगा। एक बात बताइए, इसी तार को मोड़कर आपने वर्ग भी बनाया है और इसी तार को मोड़कर आपने वृत्त भी बनाया है, मतलब कि इन सभी का पेरीमीटर आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तार को मोड़कर अगर आप वर्ग बना रहे हो और उसी वर्ग को मोड़कर आप वृत्त बना रहे हो, चूंकि तार को मोड़कर आपने वर्ग बनाया है, अगर उसी तार को मोड़कर आप वृत्त बनाओगे तो जितना परिमाप इसका होगा उतना ही परिमाप इसका होगा, दोनों का पेरीमीटर आपस में समान होगा। अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है 121 वर्ग सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 11 यूनिट, यानी इस बनने वाले वर्ग की सभी भुजा की लंबाई 11 यूनिट हो गया है। अब हमें पता है कि अगर इसी वर्ग को मोड़कर आप, इसी तार को मोड़कर आपने एक वर्ग बनाया जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है और इसी तार को मोड़कर आप एक वृत्त बनाना चाहते हो, तो इस वृत्त का जो परिमाप होगा, इस वृत्त की जो परिधि होगी वह इस वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही मेटल से ये सारी चीजें आप बना रहे हो तो सबका पेरीमीटर आपस में समान हो जाएगा। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो इस वृत्त की जो परिधि होगी वह इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। वर्ग की भुजा की लंबाई 11 है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा इतना, तो वर्ग का परिमाप इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। बस सवालों को सॉल्व कर दीजिए, आर की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये होगा 2 गुने 22/7 इंटू आर बराबर 44 हो जाएगा। तो 44 से 44 को खत्म कीजिए, तो यहाँ से आपको पता चला है कि स्मॉल आर की वैल्यू मिला है आपको 7 यूनिट। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बराबर है तो बताइए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो आप होगे 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू मिल गया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना होगा, πr² होगा। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया इतना हो जाएगा, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 22 7 154, और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। वैसे भी ये चीज़ें आपको पता होगा, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के इक्वल है या 7 यूनिट के बराबर है तो उस सर्कल का एरिया जो होता है वह 154 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, वहाँ पे हम लोग टाइप 4 को कंप्लीट करने वाले हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।